हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए, अब वर्क हमने बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझ लिया है। नाउ वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एनर्जी। अब एनर्जी आपको बहुत आराम से समझ आ सकती है। यहाँ पर एकदम अगर मैं अभी बिल्कुल लो टोन में आपसे बात करने लग जाऊं तो आपका सबसे पहले कमेंट क्या आने वाला है, मैम एनर्जी कहाँ है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। तो एग्जैक्टली एनर्जी क्या शो करता है, हमारे काम करने की क्षमता को। ठीक है, सो हमने अपने जूनियर क्लासेस में 5th 6th से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब हम काम कितनी क्षमता से करते हैं, कितनी एनर्जी के साथ करते हैं। काम से कहीं ना कहीं पे, हमारे वर्क से कहीं ना कहीं पे एनर्जी रिलेटेड होती है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्क के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी एनर्जी। बट उससे पहले एनर्जी आपने बहुत सारे सोर्सेज और फॉर्म्स में पढ़ी है। फॉर सपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, दे आर थर्मल पावर प्लांट्स ऑल्सो। हीट एनर्जी को एक्यूमुलेट किया जाता है। देन दे आर कोल से भी एनर्जी डेवलप की जाती है। बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, किसी ना किसी टाइप के एनर्जी फॉर्म्स हैं। ठीक है, देन वी हैव आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं जिसकी वजह से आपके फोन या आपकी लाइट्स, जितना भी घर में बिजली है, जैसा भी सब कुछ अप्लायंसेस हमारे चल पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। चलिए, फिर इसी तरीके से और भी होंगे। वी हैव सोलर पैनल। सोलर तो एक्चुअली सन तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए है। सबसे पहले वो हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट तो देता ही है। बट आज के टाइम पे तो सोलर पैनल्स इतने कॉमन हो गए हैं कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी एक बिल्डिंग को या फिर कितने सारे फ्लोर्स को एक बड़े सोलर पैनल के थ्रू दी जा सकती है। सो वी हैव सोलर पैनल्स। सिमिलरली वी हैव दी विंड मिल्स, मतलब कि फ्लोइंग विंड, हमारी जो एयर है, फ्लोइंग एयर कह सकते हैं, बिकॉज विंड तो वही होती है बहती हुई हवा। तो उससे हमें क्या होता है, एनर्जी डेवलप की जा सकती है। ठीक है, सो बहुत सारी जगहों पे आपने कॉमनली, हमें कभी ऐसे प्लेन्स में देखने को नहीं मिलेगी, बट किसी किसी बड़ी बड़ी अलग जो शहरों से अलग जगहें होती हैं, वहां पर ये विंड मिल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली वुड से एनर्जी जनरेट होती है। सो इन आवर डेली लाइफ वी हैव सो मेनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और अगर अभी मैं आपसे पूछूंगी तो आप भी 5-6 फॉर्म्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं, है ना। सो वी नो कि एनर्जी तो बहुत कॉमन है और हमें रोज न रोज कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। बट अब सबसे पहले बात ये आती है कि हमने वर्क को तो समझा है, सो हाउ वर्क एंड एनर्जी इज रिलेटेड। ठीक है, सो वी हैव लर्न्ड एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। सो हमने क्या अभी तक हमेशा पढ़ा है कि एनर्जी एक ऐसी चीज है, हम क्या कह सकते हैं, हमारे किसी भी काम को करने की क्षमता। नॉट इवन ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट, कितने फोर्स में अप्लाई किया जाता है, मतलब कितना फोर्स अप्लाई किया है और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना वर्क हुआ है, कितनी एफिशिएंसी से वो वर्क किया गया है, दैट इज ऑल comes under the energy. ठीक है, so for example, if a person is riding a bicycle, he can apply force on the pedals if he has that energy. कोई भी बच्चे को अगर आप देखोगे, साइकिल आप लोगों ने भी चलाई होगी, तो अगर मैं किसी भी टॉडलर को, किसी भी छोटे से 1-2 साल के बच्चे को एक बड़ी साइकिल पे बिठा देती हूँ, तो ऑब्वियसली दैट किड डज नॉट हैव दी एनर्जी। तो उस बच्चे के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो पेडल्स पे एफिशिएंटली फोर्स लगा सके। वो फोर्स लगा जरूर सकेगा, बट क्या वो फोर्स उतनी काफी होगी? नहीं। तो उतना फोर्स लगाना जरूरी है जिससे कि हमारी साइकिल की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो। तो यही होगा, इफ अ पर्सन इज राइडिंग अ बाइसिकल, he can apply force on the pedals if he had that energy, otherwise the cycle will not move. तो सिंपल सी बात है, अगर उतनी एनर्जी हमारे पेडल्स पे नहीं लगाई गई है तो साइकिल विल नॉट मूव। इसका मतलब है कि एनर्जी अगर नहीं है कहीं पर, या तो एनर्जी बहुत कम है या फिर इक्विवेलेंट टू 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयर विल बी नो वर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा समझना कि अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, ठीक है, या तो एनर्जी बहुत ही कम है या फिर 0 है, तो कभी भी वर्क नहीं हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ से हमें ये समझ आया है कि वर्क एंड एनर्जी कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इफ देयर विल बी नो एनर्जी, देन वी सेड देयर विल बी नो वर्क। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। सो नाउ अब यहाँ पर मैं आपके लिए आपके वाला ही जो बचपन में आप सबने, इनफैक्ट मैंने भी ये गेम्स खेले हैं,
7 स्टोन्स, बहुत जगह पे लगोरी, पिट्ठूग्राम, पता नहीं क्या क्या इसके नाम, हर रीजन के वाइज इसके नाम चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे गेम्स के नाम चेंज हो जाते हैं। तो सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ गेम। अब यहाँ पर किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, सबसे पहले मैंने ट्रांसफर की बात क्यों करी, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं करी जाती है, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, ठीक है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इंटरेस्टिंगली आपको ये भी जान के बहुत मजा आएगा कि वी ऑल्सो आर दी फॉर्म ऑफ दी एनर्जी, हम सब भी एक एनर्जी के ही पार्ट हैं। एक बड़ा यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के छोटे छोटे टुकड़े अगर कर दिए जाएंगे तो हमारी टाइप की एनर्जी क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसी के बाद होता क्या है, यहाँ पर सवाल आपका ये आना चाहिए कि हमारे डेड होने के बाद किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग बीइंग के डेड होने के बाद क्या होता है, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो गई, बट ऐसा नहीं होता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो कंप्लीटली थोड़ा सा अलग टॉपिक है, किसी और दिन इसे जरूर डिस्कस करेंगे, बट अभी हम अपने साइंस वाली एनर्जी पे अगर वापस आते हैं तो इसमें क्या होगा, इन अ गेम ऑफ 7 स्टोन्स the energy of ball is getting transferred to the stones when hit। तो बेसिकली होता क्या है, हमें पता है कि दूर एक डिस्टेंस पे 7 कुछ स्टोन्स को हम एक के ऊपर लगा के पाइल्ड अप कर देते हैं एंड देन एक डिस्टेंस से एक बॉल को फेंका जाता है। तो यहाँ पर ये जो बॉल है इसके पास एनर्जी है, तभी हमने, क्योंकि इसको एक बहुत फोर्स इस पे अप्लाई करी गई है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। सो फोर्स जब हमने अप्लाई करा है, द बॉल इज हैविंग सम एनर्जी, और जैसे ही ये इन फिटों के साथ, मतलब इन स्टोन्स के साथ इसको टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो क्या होगा, वन एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर टू दी अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि आपकी बॉल की एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, स्टोन्स में। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि द बॉल इज लूजिंग द एनर्जी एंड द स्टोन्स आर गेनिंग द एनर्जी, ठीक है। So here the ball is losing the energy and the stones are gaining। So यहाँ से हमने क्या सीखा है कि किस तरीके से एनर्जी अपना ट्रांसफर करती है, it can neither be created nor destroyed, ठीक है। चलिए, so the object, अब हम इसे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, इसको एक बड़े अच्छे से एग्जाम्पल से मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, बट उससे पहले हमारे पास क्या एक स्टेटमेंट आया है, the object which does the work loses energy। तो बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट ने काम किया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रीवियस वाले केस में बॉल ने अपना काम किया था, बॉल को फेंका जाता है, सो द बॉडी विच डज द वर्क, जिसने काम किया है विल लूज द एनर्जी, ठीक है, और जिस पे काम किया गया है विल गेन द एनर्जी। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि ये लॉजिक किस तरीके से बनता है, एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होगा, जिस पे काम किया जा रहा है, जिसने काम किया है दैट इज लूजिंग द एनर्जी, और जिस ऑब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है दैट विल गेन द एनर्जी। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो कंसीडर अ पर्सन ड्राइविंग अ कार। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोई भी हम ऐसे अज्यूम करके चल सकते हैं कि इफ समवन इज ड्राइविंग अ कार, तो होता क्या है, चलो डिकोड करते हैं इसे भी। On driving, the person is doing work by applying force on the steering wheel। तो हमें पता है कि जब ड्राइव किया जाता है, the person will be applying force on his steering wheel। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि वो अपने steering wheel पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि किसी ने एनर्जी दी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे एनर्जी ट्रांसफर किया जाएगा। तो एनर्जी ट्रांसफर किस पे हो रहा है, स्टीयरिंग व्हील के थ्रू किसको एनर्जी रिसीव हुई है, कार को एनर्जी रिसीव हुई है। सो क्या होगा इसके आगे, द कार रिसीव्स द एनर्जी एंड मूव्स फॉरवर्ड। तो ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया है, ठीक है, क्योंकि एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्टीयरिंग व्हील पे क्या लगाया गया था, फोर्स अप्लाई करी गई, जिसकी वजह से एक ने एनर्जी लूज करी और किसने गेन करी, हमारी कार ने एनर्जी को, या फिर आप कह सकते हैं उसके इंजन ने, उसके टायर्स ने एनर्जी को क्या किया, गेन किया है, ठीक है, कंज्यूम किया है, एंड उसके रिजल्ट में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ एंड वर्क डन हुआ। कैसे कह सकते हैं, बिकॉज अ कार मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, एनी ऑब्जेक्ट दैट पॉसेस एनर्जी कैन डू वर्क। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है वो क्या कर सकता है, दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, वो वर्क कर सकता है। जिस तरीके से एनर्जी को स्टीयरिंग व्हील के थ्रू कार को दिया गया है,
उसी वजह से उस कार ने आगे मूव करा। दैट मीन्स एनर्जी की वजह से वहां पर क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने एनर्जी को कहीं ना कहीं पे वर्क से रिलेट किया है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, thus the energy possessed by an object is measured in terms of the capacity of doing work। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना एनर्जी है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसने कितना काम किया है और हाउ मच इट इज कैपेबल ऑफ, वो कितना काम कर सकता है। ठीक है, सो देयरफॉर द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होगा, बिल्कुल वही यूनिट होगा जो वर्क का होता है। व्हाई? बिकॉज वर्क क्या है, एनर्जी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी है किसी काम को करने का। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसलिए हमने जो एनर्जी के लिए यूनिट लिया है दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द वर्क। और वर्क की हमारे पास यूनिट क्या थी, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जेम्स जूल, हमारी जो उसकी यूनिट थी दैट इज जूल, रिप्रेजेंटेड बाय जे। ठीक है, सो एनर्जी के लिए भी हम सेम यूनिट को यूज करेंगे। सो अभी हम क्या कह सकते हैं, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज हुई है या फिर रिक्वायर्ड है कितना काम करने के लिए, 1 जूल ऑफ वर्क करने के लिए। एंड आई होप यू हैव रिमेम्बर्ड, जब हमने वर्क पढ़ा था तो जूल को क्या था, कौन सी 2 यूनिट्स उसमें यूज हुई थी, न्यूटन मीटर, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो ये भी हो गया आपका रिवाइज। प्लस यहाँ पर एक छोटी सी चीज और है, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन लार्जर यूनिट्स। तो अगर हमारे पास कहीं पर भी ज्यादा एनर्जी को हमें शो करना है, किसी भी जैसे फॉर सपोज पावर स्टेशन के हमें एनर्जी को शो करना है, बताना है, तो जूल काफी बड़ा यूनिट नहीं है। ठीक है, सो एट टाइम्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, लार्जर यूनिट्स को भी यूज करते हैं एंड दैट विल बी 1 किलो जूल। तो 1 किलो जूल कितने के इक्वल हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1000 जूल। ठीक है, सो आई होप आपको एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन विद द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और इस चैप्टर में हमें कौन सी 2 बड़ी टाइप की एनर्जीज पढ़नी है वो देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, so up till then keep planning, keep watching, stay tuned with us. Up till then, bye.